हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज कुछ नया सीखते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम आईपीओ से रिलेटेड सारी चीजें समझेंगे। बेसिकली आईपीओ होता क्या है, या कंपनी आईपीओ को लेके आती क्यों है, प्रोसेस क्या है कंपनी को आईपीओ का लेके आने का, एंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या आपके हमारे जैसे लोग हैं वो कैसे आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे पैसा वहां से आईपीओ के थ्रू आप बना सकते हैं। तो जानेंगे ये सारी चीजें इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो आईपीओ या पब्लिक इश्यू दोनों ही सेम होता है। और अगर आईपीओ की बात करें तो आईपीओ का फुल फॉर्म बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफर है। तो जब कंपनी पहली बार अपना शेयर मार्केट में आम जनता के लिए लेके आती है तो आईपीओ के थ्रू ही लेके आती है। या जब कंपनी पहली बार अपना शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज है हमारे एनएससी और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना चाहती है पहली बार, तो वो आईपीओ के थ्रू लेके आती है और लिस्ट कराती है। तो आईपीओ को बेसिकली लाने का कई कारण हो सकता है। तो इसको समझने से पहले आप इस चीज को समझिए कि जब कंपनी स्टार्ट हुई होगी तो उसमें काफी लिमिटेड लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। जैसे आपको खुद का अपना पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा, प्रमोटर्स ने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, या अपने अपने रिलेटिव्स से पैसे लिए होंगे, या अपने फ्रेंड से लेके आपने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो काफी लिमिटेड लोग होते हैं जो कि जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है। तो अगर आप फर्दर अगर कंपनी को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपको और पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप और ये पैसे की रिक्वायरमेंट जो है वो करोड़ में है। सो इतने पैसे तो आपको जनरली और कहीं से अगर आप लेना चाहो तो फ्रेंड्स या रिलेटिव से पॉसिबल भी नहीं है। बैंक एक ऑप्शन बचता है आपके पास। तो बैंक के पास अगर आप जाते हैं इतने पैसे के लिए तो बैंक आपको हो सकता है पॉसिबिलिटी आपको लोन प्रोवाइड करा दे, बट आपको वहाँ काफी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ईएमआई देनी पड़ेगी। सो इन सारी चीजों के अलावा एक ऑप्शन कंपनी के पास होता है कि कंपनी अपना शेयर पब्लिक में लाए। सो कंपनी अपना पब्लिक इशू लेके आती है सो दैट कि कंपनी मार्केट से पैसा ले पाए। और अनलाइक जैसे अगर आप कंपनी बैंक से पैसा लेती है तो उसको कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इन काफी सारी चीजें हैं, वो चीजें यहाँ पे नहीं होगी। सो कंपनी का मोटो बेसिकली आईपीओ को लेके आने का बहुत सारा हो सकता है। हो सकता है कि कंपनी एक्सपेंशन मोड में हो और कंपनी चाह रही हो कि जो ब्रांचेस हैं कंपनी के वो और भी जगह पे ओपन करे, या कंपनी के ग्रोथ के रीजन से आईपीओ लेके आ सकती है। कंपनी चाहती है कि जो कंपनी है उसके जो प्लांट्स हैं अगर तो वो और भी नए प्लांट्स या यूनिट्स को ओपन करे। या दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि कंपनी के पास अगर कोई डेट है या कोई लोन पड़े हुए हैं तो और कंपनी चाहती है कि वो लोन को रीपेमेंट के लिए, तो कंपनी डेट को रीपेमेंट के लिए भी आईपीओ लेके आ सकती है। या कंपनी को अगर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो इस वजह से भी कंपनी आईपीओ लेके आ सकती है। या जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अगर चाह रहे हैं कि जो कंपनी में जो उसकी स्टेक पड़ी हुई है उसको लिक्विडेट करना चाहे तो इस रीजन से भी वो आईपीओ लेके आ सकते हैं। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कंपनी को अपना आईपीओ लेके आने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि कंपनी जब अपना आईपीओ लेके आती है तो उसका प्रोसेस क्या है। तो बेसिकली जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो सारी चीजों को मॉनिटर करती है जितनी भी चीजें हमारे स्टॉक मार्केट में है। तो बेसिकली सेबी के कुछ रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर्स हैं या ब्रोकर्स हैं जो कि ये सारे प्रोसेस जो आईपीओ का जब कोई कंपनी लेके आना चाहती है तो वो उनको सारी ही चीजें डॉक्यूमेंटेशन एंड जो प्रोस्पेक्टस हैं क्रिएट कराने में हेल्प करती है। जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आना चाहती है तो उनको इन रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर्स या ब्रोकर्स से के पास जाना पड़ता है। और उसके बाद जो ये मर्चेंट बैंकर्स हैं बेसिकली उनको प्रोस्पेक्टस या ड्राफ्ट, जिसको हम ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं,
ये बेसिकली जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है ये इन्वेस्टर्स पॉइंट से भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। सो ये हम बेसिकली इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ये ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें तो ये ईच एंड एवरीथिंग कंपनी का इसमें मेंशन रहता है, लाइक कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के डेट कितने हैं, कंपनी किस वजह से अपना आईपीओ मार्केट में लेके आना चाह रही है, कंपनी के का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कंपनी ने का रेवेन्यू पैटर्न कैसा रहा हुआ है, और कंपनी के में स्टेक किस हिसाब से है, और दूसरी अगर हम बात करें जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनका क्या स्टेटस है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, और बेसिकली उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, अगर कुछ रहा हुआ है तो उसकी डिटेल उनको मेंशन करनी पड़ती है, या कंपनी के प्रमोटर्स की अगर कुछ होल्डिंग्स अगर किसी और कंपनी में थी तो वहाँ क्या पोजीशन है उनकी। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि पूरी कुंडली कंपनी के बेसिकली ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी को बतानी पड़ती है, ईच एंड एवरीथिंग। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटो क्या है आने वाले टाइम में, जो पैसे कंपनी पब्लिक ऑफर से रेज करना चाह रही है उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज करना चाह रही है। तो ईच एंड एवरीथिंग कंपनी को इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू डिटेल प्रोवाइड करानी पड़ती है इन मर्चेंट बैंकर्स को। जब ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो ये जो रेड हेरिंग ड्राफ्ट है बेसिकली जो मर्चेंट बैंक्स हैं बेसिकली वो सेबी के पास फॉरवर्ड करते हैं, और अगर सेबी इन चीजों को मॉनिटर करती है, इंस्पेक्शन होता है प्रॉपरली, और कुछ चीजें अगर रिक्वायरमेंट होती है सेबी को तो वो फर्दर इन्फॉर्म करते हैं, और ईच एंड एवरीथिंग एनालाइज होने के बाद सेबी ग्रीन सिग्नल देती है इस कंपनी को कि आप अपना आईपीओ मार्केट में ला सकते हैं और वहां से फंड रेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जब कोई आईपीओ आता है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, तो नॉर्मली 3 से 11 डेज का प्रोसेस होता है ये आईपीओ को ओपन से लेके अलॉटमेंट से लेके सारी ही चीजें प्रोसेस होने की। तो नॉर्मली जब कोई आईपीओ आता है तो ये 3 वर्किंग डेज के लिए आपका ओपन रहता है मार्केट में। इसमें आप सैटरडे और संडे को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये 3 दिन के लिए ओपन रहता है। इन 3 डेज के अंदर में आपको अप्लाई करना पड़ता है आईपीओ के लिए, और जो अप्लाई करने का प्रोसेस है बेसिकली ये एक लॉट साइज में होता है, और एक लॉट साइज में नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कंपनी आईपीओ लेके आ रही है अपना, और एक प्राइस बैंड उन्होंने 95 to 100 रुपीज का रखा हुआ है, तो इस बेसिस पे आपके अराउंड 150 शेयर्स हो गए। और ये नॉर्मली जो अमाउंट होता है एक लॉट का, इट्स अराउंड 14,000 से लेके 15,000 के अमाउंट का जनरली होता है। एंड दोस्तों, जब कंपनी आईपीओ लेके आती है तो वो 3 तरह से आईपीओ के थ्रू फंड रेज करती है। उसमें कंपनी बेसिकली 3 कोटा के थ्रू फंड रेज करती है आईपीओ के थ्रू मार्केट से। पहला जो कोटा होता है वो बेसिकली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कोटा होता है, जिसमें कि आपके एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गया, उसके बाद डोमेस्टिक फाइनेंशियल हाउसेस हो गए। तो ये सारे फंड हाउसेस होते हैं जो कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इस कोटा में बेसिकली अप्रॉक्स 50% का कोटा इनके लिए रखा जाता है। दूसरी जो कैटेगरी आती है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसमें बेसिकली आपके कॉर्पोरेट्स हो गए, उसके बाद आपका HNI हाई नेटवर्क क्लाइंट्स हो गए, उसके बाद आपका NRIs हो गए, जो कि इस कोटा के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कोटा बेसिकली 15% का रखा गया है। और तीसरा जो कोटा आता है ये बेसिकली आपका रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होता है, और रिटेल इन्वेस्टर्स में अप्रॉक्स 35% का कोटा रखा गया है, जिसमें कि रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तीसरे कोटे में बेसिकली आप जो रिटेल कस्टमर्स हैं वो अप टू 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं किसी भी आईपीओ के थ्रू। और जो आईपीओ में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप रिटेल कोटा के थ्रू इन्वेस्ट करें या जो नॉन इंस्टीट्यूशनल कोटा है उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करें, आप किसी भी कोटा के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो आपको इन मल्टीपल्स ऑफ लॉट के में आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। से फॉर एग्जांपल कि अगर आपके एक लॉट में 150 शेयर्स हैं तो आपको 150 शेयर्स 300 शेयर्स इसके मल्टीपल्स में आपको बेसिकली इन्वेस्टमेंट करनी होती है। सो बेसिकली जैसे ही ये 3 डेज का सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होता है उसके नेक्स्ट 7 to 8 डेज के अंदर में आपको अलॉटमेंट मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जो नॉर्मल आपके हमारे जैसे इन्वेस्टर्स हैं वो आईपीओ में जब पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए और कैसे आप आईपीओ के थ्रू पैसा बना सकते हो बेसिकली और रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो बेसिकली काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको आईपीओ में जब पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो देखनी चाहिए। जैसे पहली चीजें तो आपको ये देखनी चाहिए कि जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है बेसिकली उसको आपको मॉनिटर करना चाहिए। ये आप कहीं से भी आप फाइंड कर सकते हैं, एनएससी के साइट पे भी आपको ये चीजें मिल जाएगी। ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में बेसिकली आपको ये चीजें देखनी चाहिए कि कंपनी जो आईपीओ के लिए पैसा रेज कर रही है उसका रीजन क्या है, कंपनी फर्दर एक्सपेंशन के लिए पैसा रेज कर रही है या जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो स्टेक को सेल करके, जो उनके स्टेक हैं बेसिकली उसको सेल करके आईपीओ के थ्रू पैसा लेना चाह रहे हैं। तो ये चीजें आपको देखने से ये पता चल जाएगी। अगर तो व्यू पॉइंट ये भी हो सकता है कि कंपनी को या प्रमोटर को लग रहा है कि आने वाले टाइम में कंपनी की ये जो प्रॉफिट है या कंपनी की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, तो इस रीजन से भी वो प्रमोटर्स निकल रहे हैं। दूसरी चीज जो फ्रेंड्स आपको देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि जो पर्टिकुलर आईपीओ है उसका ग्रे मार्केट में सब्सक्रिप्शन रेशियो कैसा चल रहा है और कितने टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है या उसकी रेशियो क्या चल रही है। तो बेसिकली ये आप किसी भी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं और आपको वहां से ये आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली जब लिस्टिंग गेन लिस्ट होने वाली है तो आपको कितनी लिस्टिंग गेन होने वाली है। अब से फॉर एग्जांपल कि आप मान के चलिए कि अगर किसी कंपनी का जो शेयर प्राइस जो बिड प्राइस उन्होंने रखा हुआ है 95 to 100 रुपीज रखा हुआ है और एक लॉट में अगर मान के चलिए कि 15,000 का अगर एक लॉट है तो बेसिकली आपको मान के चलिए कि अराउंड आपके 150 क्वांटिटी एक लॉट में हो गए। और अगर आपको आज के डेट में दिख रहा है कि अगर ये मार्केट में मान के चलिए कि उसका प्रीमियम 40 से 50 रुपए का चल रहा है तो आप यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि लाइक जैसे आपका जो बिडिंग प्राइस था वो 95 का से 100 का था, तो अगर हम अपर बीडी अगर हम यहाँ पे ले ले रहे हैं 100 रुपीज का तो 100 और जो ग्रे मार्केट में आपकी प्रीमियम 40 से 50 रुपए की चल रही है तो उसको हम यहाँ से मान के चलिए कि 40 रुपए का ही हम अगर लेके चलते हैं प्रीमियम का तो 100 प्लस 40 तो एक शेयर की प्राइस जो आपको यहाँ पे 140 रुपए की हो जा रही है। तो 140 इंटू जो लॉट साइज था वो आपका 150 शेयर का था तो 140 इंटू अगर आप 150 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो विच इज अराउंड 21,000 का बनता है। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई थी विच इज अराउंड 14 से 15,000 के बीच में थी और अलॉटमेंट के बाद जब वो शेयर एनएससी या बीएससी में होएगा ओपन होएगा तो उसकी जो वैल्यू होगी मार्केट वैल्यू विच इज अराउंड 20 से 21,000 के रुपए में। तो मान के चलिए कि आप रफली आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि 5 से 6,000 का आपको रिटर्न आप यहाँ से इजिली कमा सकते हैं अराउंड 1 वीक 2 वीक के अंदर में, मतलब 3 से 11 दिन के अंदर में लिस्टिंग गेन आपको 5 से 6,000 रुपए का। ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल की तरह से समझाया कि कैसे आप ग्रे मार्केट को देख के भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आईपीओ में आपको कितने रिटर्न मिल सकते हैं या आप बना सकते हो। तो ये डिपेंड बेसिकली करता है कि हर आईपीओ का ये बेसिकली जो मार्केट वॉलेटिलिटी पे भी डिपेंड करता है या जो पॉलिटिकल चीजें हैं, जो पॉलिटिकल कंडीशन है उस टाइम में मार्केट की कैसी है और मार्केट का ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बेसिकली डिटरमाइन करती है कि ग्रे मार्केट में किसी भी आईपीओ का प्रीमियम कैसा रहेगा। तो ये चीजें आप वहां से भी देख के एस्टिमेट रफली आइडिया आप लगा सकते हैं कि आपको कितना रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। दूसरी एक चीज फ्रेंड यहाँ पे एक ये भी है कि
नॉर्मली जब अप ट्रेंड रहता है मार्केट का, मार्केट अगर बुलिश है, बुल मार्केट है और अप ट्रेंड में आपको अगर मार्केट आज के डेट में दिख रहा है, तो जनरली आपने देखा होगा कि वहां पे आईपीओज भी, ज्यादातर आईपीओज बुल मार्केट में ही आते हैं जब मार्केट की अप ट्रेंड में रहती है, और इजिली वहां से लोग पैसा कमा भी लेते हैं, क्योंकि बुलिश मार्केट में बेसिकली ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, और कंपनीज भी ये चीज ध्यान में रखती है कि जब बुल मार्केट हो तभी वो आईपीओ लेके आती हैं। आपने जैसे 2017 में देखा होगा कि बहुत सारे आईपीओ आए उस टाइम में, बहुत लिस्टिंग गेन भी हुई, बहुत लोगों ने पैसे भी बनाए उस टाइम में। तो जनरली कंपनीज भी प्रेफर करती है कि बुल मार्केट में ही आईपीओ को लेके आया जाए, सो दैट कि वो सब्सक्राइब तो हो ही और ओवर सब्सक्राइब हो जाए वो शेयर। और दूसरी चीज ये है फ्रेंड्स कि जनरली एक चीज देखी जाती है कि जब कोई आईपीओ आता है और अगर आपने शॉर्ट टर्म का, आपका मोटो है, आप बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहते हैं, आपने शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन ले रखा हुआ है आईपीओ में, तो इट्स एडवाइजेबल कि लिस्टिंग जैसे ही होती है आप लिस्टिंग गेन लेके एग्जिट कर जाइए। क्योंकि अगर नॉर्मली मैं सारे आईपीओ तो नहीं, बट जनरली जो ट्रेंड होता है वो अगर लिस्टिंग के बाद उसके शेयर के प्राइस डाउन हो जाते हैं, सारे में नहीं लेकिन मोस्टली सब सारे ही केसेस में ऐसे लगभग होते हैं। तो अगर आपका मोटो अगर लिस्टिंग गेन का लेना है तो कंपनी जैसे ही लिस्ट हो रही है आप लिस्टिंग गेन लेके एग्जिट कर सकते हैं। यस, अगर आपका मोटो लॉन्ग रन का है और अगर कंपनी अच्छी है तो आप स्टे इन्वेस्टेड रह सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल डीमार्ट का ही आईपीओ आया हुआ था, तो उसने लिस्टिंग गेन भी बना के दिया लोगों को, प्लस जिन लोगों ने स्टे इन्वेस्टेड है उनको भी काफी अच्छा रिटर्न मिला हुआ है। बट जनरली अगर आपका मोटो शॉर्ट टर्म का है, आप लिस्टिंग गेन के लिए ही अगर आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही कंपनी लिस्ट होती है मार्केट में आप लिस्टिंग गेन करके, एडवाइजेबल ये रहता है कि आप लिस्टिंग गेन करके आप वहां से निकल सकते हैं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको अच्छा रिटर्न वहां से मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि कुछ चीजें आपको आईपीओ से रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी, और अगर कुछ आप जानना चाहते हैं इसके अलावा भी मेरे से, या इस वीडियो से रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं बिलो सेक्शन में। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो दैट कि जो मेरे लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और शेयर मार्केट से रिलेटेड जो वीडियोस मैं अपडेट करता रहूंगा उससे आप अपडेटेड रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, सी यू, बाय बाय। और देखें